राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है। आपको बता दें तो महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंब्रा में प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में ये भीषण आग लगी है। हादसे में 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आग को कंट्रोल करने में लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग को काबू पाया जा रहा है दमकल विभाग के द्वारा। तो मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और इसी दौरान 4 मरीजों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। दर्दनाक हादसा हुआ है महाराष्ट्र के ठाणे में। आपको बता दें कि मुंब्रा में प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में भीषण आग लग गई है और इस भीषण आग में 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और दूसरे अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। पहली खबर हरियाणा से है, जो हरियाणा में भी अब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 11,931 के साथ ये अब तक के सबसे अधिक मामले हैं जो राज्य में इस दूसरी लहर में देखने को मिले हैं। तो वहीं कोरोना से हार कर 84 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। तो वहीं 7,184 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको मात देकर पूरी तरह से रिकवरी कर लिया है। कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले एक दिन में गुरुग्राम में देखने को मिले और यहां पर 3,684 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं गुरुग्राम और हिसार में 10-10 मौतें हुई हैं। बात अगर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की करें तो आपको बता दें कि अनिल विज ने सभी उपायुक्तों को उनके जिले के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता और साथ ही वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरतों का खाका वीरवार सुबह 10 बजे तक उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 का ये सख्ती से पालन करने के भी आदेश दिए हैं। और उन्होंने राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति एवं जिला उपायुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश के सभी कोविड मरीजों को बचाने का प्रयास करना है और इसके लिए हम हर आवश्यक प्रबंध करेंगे। उन्होंने साथ कहा कि दुर्भाग्यवश जिस मरीज की कोविड के कारण मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसी दिन करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसके लिए अतिरिक्त श्मशान भूमि का भी आवश्यकता अनुसार चयन करें। और इसके अलावा डायल 112 की 20-20 गाड़ियां भी हर जिले में भेजी जा रही है जिनका जरूरत के अनुसार उपयोग करें। तो हरियाणा में भी लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसी के चलते हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हरियाणा में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो तमाम राज्यों में भी काफी हालात खराब हैं और हरियाणा में जिस तरीके से हालात को कंट्रोल करने के लिए सरकार सख्त हो चुकी है, एक्शन मोड में आ चुकी है। तो इसी बीच अब गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक की है। क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों को? जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो अपने प्रचंड रूप में दिखाई देने लगा है। हर रोज 10,000 से ऊपर के जो है आंकड़े वो हरियाणा में सामने आ रहे हैं। कल बीते 24 घंटे की बात करें तो 11,931 जो नए मामले सामने आए, तो संक्रमित मरीज जो है वो सामने आए और वहीं जो 84 मौत हो अभी तक जो है 24 घंटों में दर्ज की गई। तो इस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद जो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो है स्थिति इस समय काफी खराब हो चुकी है और आने वाले समय में जो संक्रमण अगर रोकथाम के लिए जो प्रयास है वो सख्ती से उनका पालन नहीं करवाया गया या जो SOP जारी की गई तो उसमें ये जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहीं इसी को रोकथाम के लिए जो कमेटी गठित की है, कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा की जाती है
और तमाम अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी उस लेवल के उसमें अधिकारी होते हैं। और वही कल जो इसकी बैठक शाम 4:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें तमाम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 के 22 जिलों के जो बड़े अधिकारी, जो जिसमें DC और SP लेवल के अधिकारी मौजूद थे, उनको दिशा निर्देश दिए गए। उनको सुनिश्चित किया गया सुबह 10 बजे तक, वीरवार तक जो है जो जिले के जो अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उनके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन भंडारण और ऑक्सीजन बेड्स और अस्पतालों की किस तरह की व्यवस्था है, उसका जो एक खाका तैयार करके सुबह 10 बजे तक जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाए। जिसके बाद जो है रूटीन में ये जो अब बैठक का दौर जारी रहेगा, क्योंकि ये शाम 4:30 बजे इस तरह की जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो ये बैठक है, ये रोज हुआ करेगी। और जिसमें पूरा जो रिपोर्ट है, जिलों से आई हुई रिपोर्ट पर जो है चिंतन मंथन किया जाएगा। और उसमें जो क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कहीं कमी है या फिर बेड्स की कहीं कमी है या दवाई की या वैक्सीन की कमी है, तो इस तरह की जो तमाम दिक्कतें जो आती हैं उनको दुरुस्त किया जाए और अधिकारियों के साथ फीडबैक ली जाए कि कहाँ किस जिले में किस तरह की परेशानी सामने आ रही है। और वहीं गृह मंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि धारा 144 जहां जहां भी लागू करवाई गई, क्योंकि जिला प्रशासन को ये जो अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने देखते हुए, हालात को देखते हुए धारा 144 को लागू कर सकते हैं। और अब ये निर्देश दिए गए जहां जहां धारा 144 लागू की गई वहां पर जो है इसको सख्ती से पालन करवाया जाए, क्योंकि वहीं उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से, क्योंकि अब मरीजों को लाने ले जाने में जिलों में काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस सेवा जो है वो सीमित रहती है। तो अब जो डायल 112 के तहत 600 नई गाड़ियां जो खरीदी गई थी, उसमें 20-20 गाड़ियां प्रत्येक जिले को जो है दी जाएंगी, ताकि जो पेशेंट को ले जाने और लाने में किसी तरह की जो असुविधा ना हो और मरीज का सही समय पर सही इलाज हो पाए। तो इस तरह की व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना को रोकथाम के लिए जो है की जा रही है। जी अभिषेक, हालांकि राज्य सरकार तमाम राज्यों की सरकार की बात करें, अपने राज्यों को स्थिति जो कंट्रोल से बाहर हो रही है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, दवाइयों की भारी कमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर कालाबाजारी की बात करें तो वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में जो स्थिति देखने को मिल रही है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में अब हरियाणा में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन लग सकता है, जो स्थिति फिलहाल है? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की तो अभी जो हरियाणा सरकार की ओर से जो बात जो या बयान जो सामने आ रहा है वो इसमें नहीं लगाना चाहते, वो इसको अभी सहमत नहीं है लॉकडाउन लगाने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है गुड़गांव और फरीदाबाद में जो पेशेंट्स की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। और वहाँ कल जब इस बारे में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70% जो पेशेंट्स हैं वो दिल्ली से हैं या फिर अन्य राज्यों से जो है अपना इलाज करवाने के लिए, जहां पर बेड की कमी या स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं मिल पा रही हैं, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए हरियाणा का रुख कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक, सबसे बड़ी बात है, बाहर के लोग गुरुग्राम में और फरीदाबाद में अपना इलाज कराने आ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम उनका भी इलाज कराने के लिए आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70% जो हैं मरीज वो बाहर से हैं, इसमें से अधिकतर जो है वो दिल्ली से हैं और अन्य राज्यों से हैं, जो अपना इलाज वहां पर अगर किसी तरह की उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता तो वो हरियाणा का रुख करते हैं, चाहे वो बेड की कमी है, चाहे ऑक्सीजन की, चाहे किसी तरह का उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता तो वो हरियाणा का रुख कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर बेड या किसी तरह की इस तरह की जो समस्या खड़ी हो जाती है कुछ समय के लिए, वो बाहरी राज्यों से जो पेशेंट अपना इलाज करवाने उनका उस कारण जो है एक ये समस्या सामने आ रही है। और वहीं जो अब ऑक्सीजन की जो कमी की बात है, अभी जो हरियाणा सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है वो ये 162 जो मीट्रिक टन माफ कीजिएगा, जो ये ऑक्सीजन जो डिमांड की गई थी केंद्र सरकार से 162 MT, जो अब बढ़ाकर जो केंद्र सरकार की ओर से जो 232 MT पर डे की जो है हरियाणा सरकार को जो है केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को से मांग की गई थी। अब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन जो हरियाणा की सप्लाई है उसको बढ़ा दिया गया। तो आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत भी जो ऑक्सीजन की कहीं भी कमी जो थी वो उसको दुरुस्त किया जाएगा और समय से पहले उस जो स्टोरेज के लिए जो है ऑक्सीजन को स्टोर भी किया जाएगा, ताकि कभी भी किसी तरह की समस्या खड़ी होती है तो वहां से स्टोरेज जगह से वो जो है उसकी सप्लाई की जा सके। जी सर।
तो अभिषेक, अब क्या लगता है, अब जिस तरीके से पाबंदियां भी लगा दी गई है, अब धारा 144 भी लगा दी गई है, जहां पर केसेस लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्या लग रहा है लोग अभी भी जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर? और क्योंकि अब 1 मई को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर कितनी जागरूकता है लोगों में अब? जी बिल्कुल, देखिए आज से जो है 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो जनता के जो है उसको वैक्सीन दी जाएगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है आज 28 तारीख से जो है खोल दिया जाएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप से वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं, जो इच्छुक हो, जो और उनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो इसके लिए जरूर अब जनता से सरकार और हम चैनल के माध्यम से यही अपील कर सकते हैं कि जिस तरह संक्रमण देश के साथ साथ राज्यों में फैल रहा है, तो उसमें जो है किसी भी तरह की लापरवाही न बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें अपने समय समय पर अपने हाथ में, क्योंकि ये जो चीज है यही एक इसी तरह की अपील या इसी को एसओपी का पालन करने पहले के जो मुकाबले में ये जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक बताया जा रहा है ये एक्सपर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, काफी खतरनाक है। जिस तरह पिछले 2020 की बात करें, अगर अब जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, जिस तरह के आंकड़े अब आ रहे हैं वो उससे आधे आंकड़े उस समय सामने आ रहे थे। अब हर तीसरा मरीज जो है टेस्ट करवाते हैं तो हर तीसरा मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो यही जरूरी जो एसओपीज हैं, जो हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जारी की है, WHO की ओर से जो कहा जाता है, उसका जो है जनता को अवेयर होते हुए उनका पालन करना चाहिए ताकि अपना बचाव हो सके। और बचाव के साथ ही जो है इस कड़े जो ये नियम है उनका जरूर पालन करना चाहिए ताकि अपने आप को संक्रमण से बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और इसी दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाइयों की कालाबाजारी जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले में पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के वितरण के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। और दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी उसकी मात्रा को कम कर दिया गया है और अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से उनके पास खत्म हो चुकी है, ये अस्पताल ने कहा है हाईकोर्ट को। तो वहीं हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शांति मुकुंद अस्पताल का यह कहना है कि उन्हें रोज 3 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन 3.2 अलॉट किया गया है। हालांकि मिला सिर्फ 2.59 मीट्रिक टन ही है और ऐसे में अस्पताल में बड़ा संकट है। और जब अदालत ने पूछा कि अभी क्या स्थिति है, तब शांति मुकुंद अस्पताल ने कहा कि मरीज मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, हम इस सरकार से तंग आ गए हैं, ऑक्सीजन आखिर कहां है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप पर हमारा विश्वास हिल गया है और कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 28 अप्रैल को 10 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा गया है, जिसमें दिल्ली में ऑक्सीजन की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में मारे गए कोरोना मरीजों की जानकारी मांगी है और यह जानकारी 4 दिन के अंदर कोर्ट को चाहिए। तो उधर दिल्ली सरकार ने फ्री वैक्सीन को लेकर बातें कही है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो
कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, जिस तरीके से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत नजर आ रही है, दवाइयों की कमी आ गई है, तो वहीं अब हाईकोर्ट ने डोज दी है दिल्ली सरकार को, यानी कि कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार की वो कोशिशें धरातल पर बिल्कुल जीरो नजर आ रही थी, यानी कि विफल नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं बेल सकते हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, क्योंकि तीसरी बार है जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी है बिल्कुल, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अभी तक ऑक्सीजन नहीं है और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोर्ट के अंदर कहा कि हम सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जो स्थिति है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था और उसके कहीं ना कहीं फटकार के साथ साथ ये भी कहा कि आप यानी कि आपकी सरकार से हमारा विश्वास हट चुका है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की परिस्थिति अस्पतालों के अंदर है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं खामियां जरूर है दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ना तो अपने ऑक्सीजन प्लांट है, ना ही ऑक्सीजन गैस है उनके पास अपनी, और ना ही यहाँ तक कि जो टैंकर होने चाहिए थे वो भी अपने नहीं है, यहाँ तक कि जो सिलेंडर होने चाहिए थे वो भी अपने नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कोशिश जरूर की गई है। यहाँ तक कि 18 टैंकर विदेशों से मंगाए गए हैं और यहाँ तक कि 21 प्लांट जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं इस परिस्थिति के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल होना चाहिए था वो भी कहीं ना कहीं नजर आई इसके अंदर, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार के से कहीं ना कहीं जितनी ऑक्सीजन मांगी गई थी उतनी नहीं मिल पाई और जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर हालात बिगड़े हुए और कहीं ना कहीं उसको मद्दे में रखते हुए ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि आप लोग 4 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए कोरोना से मरने वालों की और यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन से परेशान होकर मरे हैं उनकी भी रिपोर्ट दीजिए और कहीं ना कहीं 4 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी भी होगी, मगर देखना है कि आज बुधवार से सुनवाई होगी, 4 सुबह 10 बजे के करीब हल्फनामा देना होगा दिल्ली सरकार को, हल्फनामे के अंदर स्पष्ट करना होगा कि किस तरीके की परिस्थिति है उनसे संभाली जा रही है नहीं संभाली जा रही, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार से अगर परिस्थिति नहीं संभाली जा रही तो हम केंद्र सरकार को बोलेंगे और केंद्र सरकार ही इसके अंदर कदम उठाएगी, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से परेशानी बनी हुई है क्योंकि अस्पतालों के अंदर अभी भी स्थिति बिगड़ी हुई है और अस्पतालों के अंदर जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए थी या फिर दिल्ली सरकार के पास टैंकर होने चाहिए थे या फिर यहाँ तक कि क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए थे, मगर दिल्ली सरकार के पास ऐसी अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है, मगर हाँ दिल्ली सरकार कोशिश जरूर करी, मगर उस कोशिश से जनता को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना की रन रेट बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो कोरोना ऑक्सीजन की वजह से मरने वालों की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। और तीसरी बात एक चीज और गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, मगर देखना होगा आज 10 बजे हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार किस तरीके का हल्फनामा देती है और उसके अंदर किन किन दलीलों रखती है। जी राजीव तिवारी, अभी फिलहाल स्थिति जो खराब होती नजर आ रही है जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उद्योगपतियों को पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था कि हमारी मदद कीजिए, जितनी हो सकता है उतनी मदद कीजिए कोरोना को यानी कि जो ऑक्सीजन को लेकर। अब क्या लगता है कि कितने लोग अब सामने आए हैं, कितना असर इस पत्र में देखने को मिला है? निश्चित बिल्कुल बता दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार ने
एक बार तो मुख्यमंत्री यानी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, दूसरी बार उद्योगपतियों को लिखा था, मगर उससे पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से को भी पत्र लिखा गया था, उनसे भी गुहार लगाई गई थी कि ऑक्सीजन मुहैया कराए। मगर जिस तरीके से उद्योगपतियों की बात की जाए तो उद्योगपतियों के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने पत्र लिखा था और उसके अंदर भी कहा था कि अगर आप ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं तो ऑक्सीजन मुहैया कराइए, नहीं तो अन्यथा टैंकर मुहैया करा दीजिए। अगर जो भी सुविधा उनसे होती है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए कीजिए। लेकिन राजीव तिवारी, बिजनेसमैन भी सामने आए, उद्योगपति भी सामने आ रहे हैं, हालांकि मदद कर रहे हैं दिल्ली सरकार की। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, उद्योगपति आप बिल्कुल सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि लगातार दिल्ली सरकार की मदद भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग दी जा रही है या फिर कहें और सुविधाएं दी जा रही है, यहाँ तक कि मानेसर के अंदर जो एक प्लांट लगा हुआ ऑक्सीजन का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि दिल्ली सरकार आती है या फिर ऑक्सीजन जिसको चाहिए वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, सिलेंडर भी ले सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली सरकार के पास खुद अपने नहीं है, ऑक्सीजन टैंकर अपने नहीं है, यहाँ तक कि प्लांट भी नहीं है। मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर उस कोशिश के लिए कहीं ना कहीं अभी 1 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जो प्लांट लगाए जाएंगे उसके अंदर लगभग 1 महीने का समय लगेगा। मगर जिस तरीके से आज टैंकर लिए जाएंगे, 18 टैंकर विदेशों से मंगाए गए हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई हुई है कि केंद्र सरकार एयरफोर्स का इंतजाम करे और एयरफोर्स के द्वारा ही टैंकर को लाया जाएगा। मगर देखना होगा क्या केंद्र सरकार किस तरीके का सहयोग करती है। मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी 24 कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बिल्कुल रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 24 हजार से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखना ये होगा कि हाईकोर्ट की फटकार का कितना असर अब दिल्ली सरकार पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार को आज यानी कि 10 बजे तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है हाईकोर्ट ने। ये देखना लाजमी होगा कि इतनी फटकार का असर अब दिल्ली सरकार को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली में क्या हालात हैं, ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, उसी को लेकर हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया है, दिल्ली सरकार को सीधा सीधा फटकार लगाया है। तो वहीं जहां एक तरफ कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ से मजदूरों का पलायन विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि अप्रैल के शुरुआती 12 दिनों में करीब 9 लाख लोगों ने महाराष्ट्र से वापस अपने राज्यों का रुख किया है और हालात इतने गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कारोबारी भी इन मजदूरों को रोकने के इच्छुक नहीं है। और 1 से 12 अप्रैल के बीच वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 196 ट्रेनों में 4.32 लाख लोगों ने सफर किया है और इनमें से 150 रेलगाड़ियों सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गई। उनमें से 3.23 लाख लोग वापस इन राज्यों की तरफ लौटे हैं और यही नहीं, और इसी दौरान सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई गई 336 ट्रेनों में 4.70 लाख यात्रियों ने महाराष्ट्र से अपने राज्यों का रुख किया है और ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां चलाने वाले महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन के गंभीर परिणाम होंगे। मौजूदा सख्ती से राज्य को 82,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है और आने वाले दिनों में ये सख्ती बढ़ी तो घाटा भी गहराना शुरू हो जाएगा। कारोबारी भी मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए मजदूरों को रोकने में हिचकिचा रहे हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति तो पैदा हो गई है, लॉकडाउन भी लगना शुरू हो चुका है, तो वहीं अब पलायन भी इतना खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें आंकड़े भी लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। जी करिश्मा, जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही थी और जिस तरीके से लॉकडाउन के संकेत मिल रहे थे, उसे लेकर के जो तिहाड़ी मजदूरी थे, जो पैदल चलकर 1 साल पहले अपने गांव गए थे, वो सबसे पहले अपने गांव के लिए निकल लिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा असम और पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन किए हैं। लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, उसे देखते हुए मजदूरों का पलायन बादस्तूर जारी है। अगर उद्योगपतियों का माने
तो उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी स्थिति खराब हो चुकी है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन के लिए लगातार किल्लत हो रही है और ऐसे में अगर हमारे मजदूर संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज करा पाना काफी मुश्किल होगा। और यही वजह है कि जो बिजनेसमैन उद्योगपति हैं वो भी ज्यादातर मजदूरों को अपने गांव भेज रहे हैं। उन्हीं मजदूरों को रोका जा रहा है जिनका इंश्योरेंस 2 से 4 लाख 10 लाख रुपए प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो सकते हैं और जो जरूरत के लोग हैं उन्हें ही रोका जा रहा है। तो लगातार स्थिति जिस तरीके से खराब है उसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार जहां भरचूक कोशिश कर रही है, वहीं उद्योगपति भी मजदूरों के हालात और स्थिति को देखते हुए उनके गांव उन्हें भेजने में पूरी जोर ताकत लगा रहे हैं। जिस तरीके से सुटेबल हो रहा है, चाहे वो बाई रोड हो चाहे फिर ट्रेन के रास्ते हो, वो उन्हें अपने गांव भेज रहे हैं। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, ये तो देख भी रहे हैं कि हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में काफी ऑक्सीजन की किल्लत नजर आ रही है, दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी है। तो वहीं अब ये भी एक महाराष्ट्र के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो पूरी तरीके से रुला दिया है। एक रूह को कांपने वाली रूह सामने आई है, क्योंकि अब एक एम्बुलेंस में 22 मरीजों के शव लेके जा रहे हैं। हालात इतने खराब होते नजर आ रहे हैं मुरारी सिंह। देखिए, लगातार जिस तरीके से पहले से ही एनबी न्यूज कह रहा था कि हालात महाराष्ट्र में खराब हो रहे हैं, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है या कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या प्रतिदिन उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, कल्पना जिसे देखकर या सोचकर रूह कांप जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में जो अस्पताल में आग लगी थी उसमें 29 लोग कोरोना का इलाज करते हुए मौत के गाल में समा गए थे। महाराष्ट्र के पालघर की बात करें तो विदार अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कितनों की मौत हो गई। और वहीं अब महाराष्ट्र के जो है कि एम्बुलेंस में जो है कि 2200 एक साथ देखे गए हैं, जिसे लेकर के उन तमाम लोगों में भी डर और खौफ का माहौल बना है। जो कोरोना संक्रमित है या उनके लक्षण है वो अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल मुरारी सिंह, रूह ऐसी कांपने वाली है, क्योंकि लगातार अब शमशान घाट की अगर बात करें तो वहां पर भी अब शव जलाने के लिए जगह नहीं बची है। अब क्या लगता है कि अब किस तरीके से सरकार इस सिचुएशन को और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? करिश्मा, देखिए, उद्धव सरकार भरचूक कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी और कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो भी उद्धव सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री चाहे बाला साहब थोराट हो या असलम शेख हो, वर्षा गायकवाड़ हो या नितिन राउत, इस तमाम लोगों का लगातार देखा जा रहा है कि कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन पर इन लोगों ने अपना जोर दिया है। नए वैक्सीनेशन सेंटर और कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें अभी भी अगर कोई सख्त नियम नहीं लगाया गया और पूरी तरह से इसे नहीं रोका गया तो दिन दूर नहीं होगा कि जो एम्बुलेंस में डेड बॉडी देखी गई है, इस तरीके की तस्वीरें कब्रिस्तान और शमशान के बाहर देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल मुरारी सिंह, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, मौतों का आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।